इमरान खान साहब को जेल के अंदर एक छोटे से कमरे के अंदर खुड्डे में बंद कर दिया जाता है। उन्हें कई दिन बाहर नहीं आने दिया जाता, उनकी लाइट बंद कर दी जाती है। उन्हें एक जुल्म और जबर का सामना करना पड़ता है इमरान खान साहब को, शदीद तरीन। और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो बात जरूर करते हैं लेकिन उनकी एफर्ट में वो जान नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाने में नाकाम रहते हैं। तब पूरी दुनिया में जब ये खबर बाहर निकलती है तो पूरी दुनिया में एक उसके ऊपर रिएक्शन आता है। अब वो रिएक्शन कितना होगा ये हर आदमी अपने तौर पे तय करेगा। तो हर रिएक्शन एक एक्शन का नतीजा है। ये जो कुछ भी आज सोशल मीडिया पे हो रहा है, आज से पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये सारा का सारा रिएक्शन है। अगर एक्शन रुक जाएगा तो रिएक्शन भी रुक जाएगा। हां, चंद लोग हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो एंटी पाकिस्तान है, या वो एंटी मिलिट्री है, या वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा हमेशा से खड़ा करते आए और आइंदा भी करते रहेंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं, उनके खिलाफ आप एक बयानियां बना भी सकते हैं और वो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन ये जो हजारों लाखों की तादाद में लोग आ गए बीच में, ये सारे गद्दार तो नहीं हो सकते ना। ये एक्चुअली सारे रिएक्शन दे रहे हैं जुल्म का, जबर का, फस्तायत का, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का। और ये रिएक्शन रुक जाएगा फौरी तौर पे जैसे ही जुल्म और जबर रुक जाएगा, जैसे ही एक्शन रुक जाएगा तो ये रिएक्शन भी रुक जाएगा, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तानियों की आंखों का ऑपरेशन हो गया, ये बात अब हमेशा रहेगी, इससे हम भाग नहीं सकते। इमरान खान साहब का सोशल मीडिया तो टारगेट हो ही रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया को टारगेट करने वाले लोग थे उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ और आवाजें उठी हैं। जैसा कि बैरिस्टर सलमान नियाज़ी साहब ने बात की है, आमिर मुगल साहब ने बात की है, कुछ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दरीना लोग हैं वो ये बात करना शुरू हो गए हैं कि सोशल मीडिया जो है वो इमरान खान साहब ही उसकी पॉलिसी बताएंगे कि क्या है। और इनका यह मानना है कि इमरान खान साहब की ताकत और हथियार है सोशल मीडिया, इसे कमजोर करने का मतलब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कमजोर करना है। उन्होंने कहा एक अहम नुक्ता ज़हन में रखना होगा कि तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम सिर्फ इसलिए ही कह सकते हैं जो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के बयानिए को फैलाती है। इससे हटकर कोई और बयानियां फैलाए वो हमारी सोशल मीडिया टीम हरगिज नहीं है। तो इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया होता है ना, वो मैंने कई दफा देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे खासे जो अरकान असेंबली हैं वो भी उसको ट्वीट नहीं कर पाते। तो इसको जरा आप समझें थोड़ा सा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो खड़ी है मिसाल के तौर पे 20 पे, इमरान खान साहब खड़े हुए हैं 80 पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, कभी 80 पे कभी 100 पे। ये नहीं वो इमरान खान साहब से 2 कदम आगे भी बात बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ आकर खड़ी हो जाए बराबर पे, और जो रद्द अमल इमरान खान साहब का होता है, जिस बहादुरी से वो लिखते हैं या बोलते हैं, अगर ये यहां तक आ जाए तो फिर सोशल मीडिया के लोगों को ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ना रहे। तो एक्चुअली हो यह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत इमरान खान साहब के बयानिए को मौसर तरीके से नहीं चला पाती, जिसके बाद सोशल मीडिया के वो लोग जो पॉलिटिकली ट्रेंड नहीं है, वो मिडिल क्लास है, वो अपना रिएक्शन देते हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलती, सिर्फ इमरान खान साहब की एक ट्वीट या एक स्टेटमेंट मिलता है, तो फिर वो अपनी डायरेक्शन खुद बनाते हैं। इसको ये बहुत टेक्निकल है, जो समझदार लोग हैं उन्हें पता चल गया मैं क्या बात कर रहा हूं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की ताकत सोशल मीडिया है और ये सब लोग जानते हैं। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर अकाउंट पे अगर आप देखें ना, तो आपको हैरत होगी जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। ये अशर बाजवा साहब की एक रिसर्च है, इसको आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। सन 2022 दिसंबर से लेकर आज के दिन तक का डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है, और यह डाटा बताता है कि दिसंबर 2022 में सबसे ज्यादा जो ट्विटर फॉलोअर्स थे किसी लीडर के पाकिस्तान में, वो इमरान खान साहब के 18.4 मिलियन थे। उसके बाद मरियम नवाज के 7.8, शहबाज शरीफ के 6.4, नवाज शरीफ के 1 मिलियन, बिलावल के 5 मिलियन, जबकि मौलाना फजल रहमान के 5,63,000। अब दिसंबर 2024 तक कितना फर्क पड़ा जरा आप ये देखें। इन 2 सालों के अंदर किसको अवाम ने कितना फॉलो किया। इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स के अंदर इजाफा हुआ गुज़िश्ता 2 सालों में, वो 26,60,000 से ज्यादा हुआ है, 26,60,000 से जायद। और इसके लिए उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जबकि मरियम नवाज बेशुमार पैसा खर्च करने के बावजूद 3 लाख फॉलोअर्स इकट्ठे कर सकी।
शहबाज शरीफ 3 लाख फॉलोअर्स, नवाज शरीफ 1 लाख फॉलोअर, बिलावल 1 लाख फॉलोअर और मौलाना फजल रहमान जो है वो 1 लाख फॉलोअर से भी कम इकट्ठे कर पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो आवाज लोगों को सबसे ज्यादा अपील कर रही है वो इमरान खान की है। पाकिस्तान के सारे लीडर्स जितने भी हैं, बड़े बड़े लीडर्स, उन सबको मिलाकर जितने लोगों ने फॉलो किया है वो 25% बनता है। यानी इमरान खान के मुकाबले में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तमाम के जो बड़ी लीडरशिप है उन सबको जितने लोगों ने फॉलो किया पूरे 2 साल में वो 25% है। जबकि इमरान खान साहब को जो फॉलो किया गया इन 2 सालों में वो अकेले आदमी को 75% है, हालांकि 1.5 साल से वो बंदा जेल में पड़ा हुआ है। अब आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब की सोशल मीडिया पे कितनी ताकत है और कितनी तकलीफ होगी इमरान खान साहब के सोशल मीडिया के अकाउंट से। नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से एक बात मैं आपको कर दूं कि अमेरिका की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसमें एक सोच डेवलप हो चुकी है और एक ट्रेंड उनके अंदर यह बन चुका है कि पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती हो रही है और उस जुल्म और ज्यादती को रुकना चाहिए। अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए यह बहुत मुश्किल होगा। इन्हें बहुत जल्दी यह फैसला करना पड़ेगा कि अमेरिका से टक्कर लेनी है, उनके साथ जंग करनी है, लड़ाई करनी है और उनके साथ एक नई लड़ाई में जाना है, या फिर इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो ये 2 नंबरी और फ्रॉड बंद करना है जो बाइडेन हुकूमत के साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उन्होंने इनको खुली छूट दी है और फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें इनको मुकम्मल सहूलतकारी मिली है। अब यह सहूलतकारी ठीक 1 महीने बाद बंद होने वाली है। तो क्या इसी पॉलिसी पर चलना है या अपनी पॉलिसी इन्होंने तब्दील करनी है? यह एक बड़ा अहम फैसला इनको करना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम तो ऐसा लगता है कि अपना फैसला कर चुकी है और वहां यह ट्रेंड बन चुका है कि पाकिस्तान में इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो जुल्म है, मुल्क में होने वाली इंसानियों की खिलाफ वर्जियां, डी चौक का कत्लेआम, ये सारी चीजें। और आने वाले दिनों में अमेरिका में, बरतानिया में और कनाडा में, इन 3 अहम मुल्कों में डी चौक के अंदर होने वाले कत्लेआम को लेकर बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है और यह डेवलपमेंट होगी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले। ये मैं आपको बता रहा हूं और बहुत क्लियर खबर है ये, और ये आप होता हुआ देखेंगे, उस वक्त मैं आपको याद दिलाऊंगा। एक और खबर है नाज़रीन, वो ये है कि पाकिस्तान में जो सफेद इमारत है इस्लामाबाद में, उसके अंदर से कुछ आवाजें उठी हैं, लेकिन इन आवाजों का क्या कोई फायदा है? यानी 3 जज साहिबान हैं जिन्होंने बात की, जमाल मंदोखेल साहब ने, अतर मुल्ला साहब ने और शहजाद खान साहब ने, और ऐसा लगता है कि अदलिया भी भरी हुई है, लेकिन फायदा कोई नहीं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में अदलिया को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया है। अपनी मर्जी के जजों का बेंच बना लिया गया है, उस बेंच के जरिए से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। बाकी अदलिया के इख्तियारात जो हैं वो बहुत कम कर दिए गए हैं और अदलिया के अंदर जजों की तैनातियों और अहम फैसलों के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस को ज्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं। और एक बैलेंस जो हमेशा हुआ करता था कि जजेस फैसले करते थे कि अदलिया कैसे चलेगी, वो फैसले अब जजेस नहीं कर पाएंगे, वो फैसले अवामी नुमाइंदगान करना शुरू कर देंगे। यानी वही अब जजों की तकरीरें और बाकी सारे मामलात पर हावी रहेंगे। यानी जिनके खिलाफ केसेस होते हैं वही बताएंगे जनाब जज किसको रखना और किसको नहीं रखना, और जजेस वफादारी की बुनियाद के ऊपर रखे जाएंगे। जजेस ओबीडियंस, इस बुनियाद पर कौन सा जज किस सियासी जमात से कितना वफादार है, इसकी बुनियाद के ऊपर जजों की तकरीरें अब ऐसे हुआ करेंगी जैसे अपने बंदे लगवाने हैं तो अपने जज लगवाने, ये चीजें होंगी। तो अदलिया का तो सत्यानाश हो गया, उसके बाद ये आवाजें उठने का फायदा क्या है? लेकिन फिर भी जस्टिस अतर मुल्ला ने कहा कि 2017 से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, जबकि रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है, इदारे सियासी मुखालफिन के पीछे पड़े हुए हैं। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर-ए-आज़म मारे गए, तीनों वज़ीर-ए-आज़म के मुकदमात का क्या बना? बलोचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है कि कुछ करने की ख्वाहिश नहीं है। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मुल्ला साहब ने कहा, यह इदारा सुप्रीम कोर्ट भी इतना सच बोलता है जितना हमारा मुआशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसको जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी? आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का यह हाल हो कि आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस में होता है तो दूसरे दिन जेल में होता है, किसी को पता नहीं कि किसने कितनी देर वज़ीर आज़म रहना है।
अब ये जजेस बोल रहे हैं, लेकिन ये जजेस तो वो है जो पहले भी बेचारे बोलते रहते थे। लेकिन अदलिया पे जैसा कंट्रोल इस हुकूमत ने किया है, सहूलतकारी के नतीजे में एमएनएस को अगवा करके पकड़ के इसको मार, उसको चुक, उसके बच्चे उठा, उसकी बीवी उठा, उसकी बहू उठा, ये जो इन्होंने किया है, अदलिया भी अब पाकिस्तान में टुथलेस है और इंसाफ जो है उसकी कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अगर इंसाफ चाहिए तो अदलिया को आज़ाद होना होगा।